बहू ने की सास को मारने की कोशिश। रात के करीब 2 बजे सुधा अपने पति रवि के साथ जंगल में एक बड़ा सा बैग लेकर जा रही है और चलते चलते वो आपस में घबराते हुए बात करते हैं। तुम हम दोनों को मरवाओगी। अगर किसी ने हमें यहाँ बैग के साथ देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। हमें सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। सुधा, तुम्हारी ये गलती हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे तुम चिंता मत करो, रात के 2 बजे हैं, इतनी रात को कोई नहीं आएगा। सब अपने घर पर सो रहे होंगे। अब तो बस जल्दी से इस आफत को गले से निकाल कर किसी तरह इससे पीछा छुड़ाओ और यहाँ से जल्दी चलो। कुछ आगे चलने पर उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उस इंसान को देखकर वे दोनों डर के कारण पसीने पसीने हो जाते हैं और उनके पास आकर वो आदमी कहता है, अरे रवि, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, वो भी इतने बड़े बैग के साथ? कहीं भाभी फिर से गुस्सा करके घर छोड़कर तो नहीं जा रही? अरे भाई, तुम दोनों के रोज रोज की लड़ाई झगड़े खत्म करो और अब घर जाओ। ये घर की लड़ाई झगड़े घर में बैठकर सुलझाओ। और ये कोई टाइम है क्या रात में लड़कर कहीं जाने का? भाभी, आप भी अब घर जाओ। और ये इतने बड़े बैग में क्या सारे कपड़े लेकर जा रही थी? सारी उम्र के रहने के लिए इरादा था क्या? चलो अब घर जाओ। वैसे भी माँ जी की तबीयत तो ठीक है, आजकल दिखाई नहीं देती हैं। रवि और सुधा किसी तरह अपने डर को अपने अंदर छुपाकर कहते हैं, हाँ भाई, ठीक कहते हो सुधा, अब घर चलो। ये लड़ाई यहीं ख़त्म करो। माँ भी परेशान हो रही होगी, माँ की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। ये कहकर सुधा और रवि घर की ओर मुंह करके चलने लगते हैं और उस आदमी के जाने के बाद जल्द से जल्द नदी की ओर जाते हैं और उस बैग को नदी में फेंक कर आ जाते हैं। घर आकर सुधा रवि से कहती है, हे भगवान, चलो इस बला से पीछा छूटा। अब मैं चैन की नींद तो सो सकूंगी। थोड़ी मुश्किल तो हुई, पर मेरा इस बला से पीछा छूट गया। ये कहकर सुधा और रवि दोनों सो जाते हैं। कुछ समय पहले रामपुर गांव में कलावती अपने बेटे रवि के साथ रहती है। कलावती बहुत अच्छे स्वभाव की औरत है और पूरा गांव उसका बड़ा सम्मान करता है। जब भी कलावती घर से बाहर जाती तो कोई भी गांव का आदमी बिना उसे प्रणाम के नहीं निकलता। लेकिन दूसरी तरफ उसका खुद का बेटा रवि उससे कभी अच्छे तरीके से बात नहीं करता। माँ, मुझे पैसे चाहिए। क्या तुम सारे दिन सारे गांव में घूमते रहती हो? बिना मतलब के घूमकर तुम सबको परेशान ही तो करती हो। कभी घर पर भी थोड़ी देर बैठ जाया करो। कलावती को हमेशा अपने बेटे की चिंता बनी रहती और वो बस ये सोचती रहती कि इसके बर्ताव को कैसे बदल सकूं। तभी गांव की एक औरत उसके पास आती है और कहती है, अरे दीदी, कैसे हो? तुम्हारा रवि तो ठीक है ना? शादी हो गई उसकी या नहीं? अरे बहन, बस क्या बताऊं, उसका स्वभाव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मैं अब क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो डर है इसकी शादी होगी भी या नहीं। अरे बहन, तुम उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दो। शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। उस औरत की बात सुनकर कलावती अपने बेटे की शादी करने का फैसला करती है। लेकिन उसे क्या पता था, शादी के बाद उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। जल्द ही रवि की शादी सुधा नाम की लड़की से हो जाती है। कलावती ने शादी जल्दबाजी में की थी, इसलिए वो सुधा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान पाई। ये ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन में ही कलावती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है जब सुधा उससे एक दिन कहती है, ए बुढ़िया, आज से तू घर के बाहर सोया करेगी। ये इतना बड़ा घर नहीं है जहाँ सब एक ही छत के नीचे सो सके। अपनी नई नवेली बहू की बात सुनकर कलावती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेती है और इस उम्मीद में उसकी बात मान लेती है कि कभी तो इसे अपनी गलती का एहसास होगा। शादी के कुछ दिन बाद ही सुधा अपने पति से कहती है, हम कब तक इस घर में पड़े रहेंगे?
कम से कम इसे बेचकर कोई ठीक सा मकान ही ले लो। मैं तो कब से बेच दूं, लेकिन ये घर माँ के नाम है और जीते जी माँ इस घर को कभी नहीं बेचेगी। अपने पति की बात सुनकर सुधा सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस बुढ़िया से पीछा भी छूट जाए और ये घर भी उनके नाम पर आ जाए। इतना सोचकर सुधा रवि से कहती है, क्यों ना हम इस बुढ़िया को मार कर कहीं फेंक दे, उसके बाद तो ये घर हमारा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूरा गांव माँ को अच्छी तरह से जानता है। अगर किसी को भनक भी पड़ी माँ को हमने मारा है तो पूरी उम्र जेल में सड़ेंगे। कोई और तरीका सोचना होगा, हमें जो इस आफत से पीछा छूट जाए और किसी को पता न चले। अरे और क्या तरीका सोच सकते हैं? तुम माँ से बात कर देखो, शायद वो इस घर को बेचने के लिए मान जाए। हाँ हाँ, तुमने बड़े अच्छे से ख्याल रखा है ना माँ का, जो तुम्हारी बात जरूर मानेंगी। अरे कम से कम एक बार कोशिश तो करके देख ले, क्या पता वो घर बेचने के लिए मान जाए। लेकिन उनकी ये सारी बात कलावती बाहर खड़ी सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और आराम से जाकर सो जाती है, जिससे रवि और सुधा को लगता है कि माँ को बहला फुसलाकर घर में ये अपने नाम करवा लेंगे। उसी दिन से सुधा अपनी सास का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया। आप मुझे गलत मत समझना, आप अंदर ही सोया करेंगी। कोई बात नहीं बेटी, गलती तो हर इंसान से होती है। अपनी सास की बातें सुनकर सुधा को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी सास पहले ही सब जानती है। कुछ दिनों के बाद सुधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ काम है। जिसकी बात सुनकर कलावती कहती है, हाँ बेटी बताओ क्या बात है। वो रवि को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन वहां रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। मैं सोच रही थी अगर हम इस घर को बेच दें और शहर में कोई छोटा सा मकान ले लें, आप भी हमारे साथ शहर में ही रह लेना। बेटी मैं तो ये सब पहले ही जानती थी। तुम दोनों मुझे अपनी बातों में फंसाकर इस घर को बेचना चाहते हो, लेकिन मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगी, ना ही बेचने दूंगी। तुम भी ये बात समझ लो और रवि को भी समझा देना। अपनी सास की बात सुनकर सुधा आग बबूला हो जाती है, लेकिन तभी उसका पति वहां आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। रवि, मैंने पहले ही बोला था ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, पर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। मैं इस बुढ़िया को एक दिन भी नहीं झेल सकती। मुझे जल्दी से जल्दी इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुढ़िया मेरा जीना हराम कर देगी। और अगले दिन सुधा अपनी सास को खाने में जहर दे देती है, जिससे उसे लगता है कि कलावती मर चुकी है। लेकिन तभी उसका पति वहां आ जाता है और अपनी माँ को बेहोश पड़ा देखता है। सुधा से पूछता है, सुधा माँ को क्या हुआ? तब सुधा कहती है कि मैंने अपने रास्ते का पत्थर हमेशा के लिए दूर कर दिया। जिसकी बात सुनकर रवि डर जाता है और सुधा से बोलता है, तुमने ये क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? अगर किसी को पता चल गया तो सारी उम्र जेल में कटेगी। तुम चिंता मत करो, आज रात को ही हम इसे ठिकाने लगा देंगे। बस कुछ देर की बात है, तुम बस डरो मत, ये काम मुझ पर छोड़ दो। और फिर रात को रवि और सुधा अपनी माँ को एक बड़े से बैग में रखकर नदी में फेंकने के लिए जाने लगते हैं और बड़ी मुसीबत के साथ वो उसकी लाश को नदी में फेंकाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन कुछ महीने बीत जाने पर कलावती को घर में देखकर सुधा और रवि के होश उड़ जाते हैं। सुधा अपने मन में सोचती है, मैंने तो इसे अपने हाथों से मारा था, ये जिंदा कैसे हो सकती है। और यहाँ पर ही हमारा पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। काली बहू की जादुई लाल साड़ी। काव्या अपनी माँ के साथ शरदपुर गांव में रहती है। उसके पिता की मौत 7 साल पहले अचानक हो गई। काव्या का रंग तो सांवला है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल देवी की तरह है। फिर भी कोई लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता।
एक दिन एक रिश्ता लेकर पंडित जी उनके घर आते हैं, लेकिन जब लड़का काव्या को देखता है तो कहता है, अरे पंडित जी, आपने तो कहा था लड़की सांवली है, लेकिन ये तो कोयले से भी काली है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अपना समय यहाँ कर बर्बाद नहीं करता। अरे आप ऐसा मत कहिए, मेरी लड़की सांवली भले ही हो, लेकिन ये आपके पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी काव्या का मन देखने के बजाय केवल उसका रंग देखकर उसे छोड़कर चला जाता है। इसी कारण काव्या की माँ को बस हमेशा उसकी चिंता बनी रहती। कुछ दिन के बाद एक बाबा उनके घर पर आकर बोलते हैं, अरे कोई घर पर है क्या? बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर काव्या बाहर आकर देखती है और बाबा को देखकर प्रणाम करती है और कहती है, बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तब बाबा कहते हैं, बेटी मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। बाबा की बात सुनकर काव्या खाना ले आती है और बाबा को देती है। खाना खाने के बाद बाबा काव्या को 3 लाल रंग की साड़ी देकर उससे कहते हैं, बेटी ये लाल साड़ी तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगी। काव्या को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। अगले दिन गांव का एक पंडित संगीता के घर आता है और बड़ी खुशी से उससे कहता है, बेटी संगीता, आज ही मेरे पास एक बड़े घर से चिट्ठी आई है। उन्हें मैंने काव्या के गुणों के बारे में बताया और वे काव्या के गुण जानकर इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और वो कल तुम्हारी लड़की को देखने आ रहे हैं। अगर भगवान की इच्छा हुई तो कल ही तुम्हारी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। अब तो बस तुम कल की तैयारी करो। बेटी काव्या, तुम भी अच्छे से तैयार हो ना। अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो गई तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। पंडित की बात सुनकर संगीता और काव्या बहुत खुश होती हैं और पंडित जी के जाने के बाद काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पास तो कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है, अब मैं कल क्या पहनूंगी? अपनी बेटी की बात सुनकर संगीता सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता आया है। अगर यहाँ भी बात नहीं बनी तो मेरी बेटी हमेशा कुंवारी ही रह जाएगी। हे भगवान, हमारी मदद करो। फिर काव्या को उस साड़ी का ख्याल आता है जो उसे एक बाबा देकर गया था और काव्या वो साड़ी अपनी माँ को लाकर दिखाती है और दिखाकर कहती है, माँ ये साड़ी मुझे एक बाबा ने दी थी, क्या मैं इसे ही पहन लूं? और उन्होंने ये भी कहा था कि ये साड़ी मेरी सारी परेशानी दूर कर देगी। जब काव्या उस साड़ी को पहनकर अपनी माँ को दिखाती है तो संगीता अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि उस साड़ी को पहनते ही काव्या का रंग रूप बिल्कुल बदल चुका था। अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ और बेदाग हो गया था। ये देखकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटी, लगता है कल साक्षात भगवान ने आकर तुम्हें उपहार दिया है और भगवान भी यही चाहते हैं तुम्हारी शादी इसी घर में हो। अब तो बस तुम इसे ही पहनना और हाँ, किसी को इसके बारे में तब तक मत बताना जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। फिर काव्या भी अपनी माँ की बातों को मान लेती है और अगले दिन जब लड़के वाले उसे देखने आते हैं तो वे काव्या को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, जी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अब तो आप बस जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो। लड़के वालों की ये बात सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। जल्दी काव्या की शादी भी हो जाती है और अब काव्या अपनी माँ के घर को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ आकर सभी परिवार वाले उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। लेकिन काव्या को केवल इसी बात का डर लगा रहता कि जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और काव्या के स्वभाव को देखकर पूरा परिवार उससे बहुत खुश होता है, क्योंकि काव्या सभी से बड़े प्यार से बात करती और पूरे परिवार का बड़े अच्छे से ख्याल रखती। काव्या किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। हमें तो भगवान ने बड़ी अच्छी बहू दी है, बिल्कुल खरा सोना है। हमारे बेटे के तो भाग ही खुल गए। एक दिन काव्या जब काम कर रही होती है तो उसकी साड़ी गंदी हो जाती है और उसके पास अब ये केवल एक ही साड़ी बची थी, क्योंकि बाकी की साड़ियाँ पहले ही खराब हो चुकी थी। अब काव्या अपने पति को अपनी सच्चाई बताने का फैसला करती है। अगले दिन काव्या अपने पति को अपने सांवले रंग के बारे में बता देती है। काव्या की बात सुनकर उसका पति कहता है,
हमें तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परिवार तुम्हें तुम्हारे रंग के कारण पसंद नहीं करता है, बल्कि तुम्हारे बर्ताव के कारण तुमने सबका दिल जीता है। चाहे तुम कैसी भी हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। काव्या अपने पति की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अभी उसकी सास को ये पता नहीं था। जब उसकी सास को ये पता चलता है तो वो भी उसे कुछ नहीं कहती और उसे उसके सांवले रंग के साथ ही अपना लेती है। काव्या अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। रजनी और रीता दोनों सगी बहनें हैं। रजनी पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन रीता पढ़ाई में थोड़ी कम होशियार है, जिसके चलते रीता को हमेशा अपना अपमान देखना पड़ता। उसे लगता उसकी बहन के कारण सब उसकी मजाक लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि रीता में हर बात को लेके बस घमंड था। वही रजनी सबसे प्यार से बात करती, घर का सारा काम करती और साथ ही सबकी बहुत इज्जत करती। दीदी के कारण सब मुझसे नफरत करते हैं। अगर दीदी ना होती तो आज सब मुझसे प्यार करते। क्या है इनके पास? ना ये सुंदर है, ना बस वह पढ़ाई तो करती है। कुछ दिन बीत जाने पर रजनी और रीता एक नौकरी का इंटरव्यू देने जाना होता है। जब भी रजनी पढ़ाई करने लगती, तभी रीता जानबूझकर उसे कोई ना कोई काम बता देती। दीदी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए चाय बना देंगी? दीदी, उसके साथ कुछ खाने के लिए भी बना देना। अभी बनाती हूँ, तुम आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। रजनी अपनी किताब बंद करके रीता के लिए चाय और पकौड़े बनाने चली जाती है। रजनी के मन में ये बात कभी नहीं आती कि रीता उससे नफरत करती है, इसलिए वो ये सब करती है। वो बस हमेशा अपनी बहन को प्यार करती और उसका हर काम उसके एक बार कहने पर ही कर देती। वही रीता केवल रजनी के भोलेपन का फायदा उठाती। रजनी और रीता को कुछ दिन के बाद इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। रीता उस नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाती है और रजनी को नौकरी नहीं मिलती। अब रीता ऑफिस जाती है और रजनी सारे दिन घर का काम करती है। रीता रजनी को बस घर के काम के लायक समझने लगती है और उससे बहुत बुरा बर्ताव करने लग जाती है। लेकिन रजनी को लगता है कि रीता सारा दिन काम करके थक जाती है, जिसके कारण वह चिड़चिड़ी हो गई है। रजनी अपने मन में रीता के लिए कोई बुरी भावना नहीं रखती। कुछ दिन के बाद एक आदमी उनके घर आता है और आकर उनके पिता से बोलता है, अरे भाई रामपाल, क्या कर रहे हो? सुना है छोटी बेटी की नौकरी लग गई है। उनकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? भाभी तो अब नहीं रही, अब सब तुम्हें ही सोचना है। हाँ भाई, सोच रहा हूँ दोनों बेटी की शादी एक साथ ही करूं। बस कोई अच्छा सा परिवार मिल जाए तो इन दोनों की शादी एक साथ ही कर दूंगा। अरे भाई, परिवार तो मैं बता दूंगा, पर एक दिक्कत है। वे दोनों बेटों का रिश्ता एक ही घर में करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है बहनें होंगी तो प्यार से रहेंगी और घर के अच्छे से संभाल लेंगी। अब तू बता कैसे करना है। देख रामपाल, मेरी माने तो सही रहेगा। दोनों बेटी एक ही घर में रहेंगी तो दोनों एक दूसरे की ढाल बनी रहेंगी, न दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा होगा। अब तू ही सोच ले कैसा करना है। रामलाल की समझ में बात आ जाती है और वह अपनी दोनों बेटे की शादी एक ही घर में करने को तैयार हो जाता है। वह इस बारे में अपनी दोनों बेटियों को बताता है और तब रजनी तो खुश होती है कि दोनों बहनें साथ रहेंगी, लेकिन रीता सोचती है, चलो अच्छा रहेगा, मुझे घर में काम करने वाली नौकरानी फ्री में तो मिल जाएगी। मेरा क्या, मैं तो नौकरी पर रहूंगी, सब मेरी ही कदर करेंगे। दोनों बेटी शादी के लिए हाँ कर देती हैं और कुछ दिन के बाद दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। रजनी की शादी बड़े भाई कुणाल और रीता की शादी छोटे अमर से होती है।
अमर भी उसी कंपनी में काम करता है जिसमें रीता करती है। घर के काम करने में रजनी का पूरा दिन निकल जाता। एक दिन कुणाल रजनी से पूछता है, रजनी, तुम घर के काम करके थकती नहीं हो क्या? तुम पूरा दिन काम में लगी रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। और जब रीता घर पर हो तो थोड़ी मदद उससे ले लिया करो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम करने की आदत है। और रीता मेरी छोटी बहन है, वो भी तो सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाती है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। और वो एक दिन रजनी के पास अपनी कुछ पुरानी साड़ी लेकर आती है और आकर उससे कहती है, अरे दीदी, क्या कर रही हो? देखिए, मैं कुछ साड़ी लेके आई हूँ। मैंने ये कई बार पहन ली है, अब मैं इनको ऑफिस में पहन कर नहीं जा सकती। आप इनको या तो किसी भिखारी को दे देना या फिर आप खुद पहन लेना। रजनी को बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है और अपने मन को समझाकर रीता से कहती है, रीता, मेरे पास बहुत साड़ी हैं, मुझे ये साड़ी की जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, इनको किसी भिखारी को दे दे। किसी गरीब का भला होगा तो तुझे दुआई ही देगा। रीता अपनी सास को उल्टी सीधी बातें बताकर रजनी के खिलाफ उसके दिल में जहर घोल देती है, जिसके कारण सास को रजनी की अच्छाई दिखाई देना बंद हो जाती है और वो उसे हर टाइम ताने देने शुरू कर देती है। दीदी, देखा, आपको लगता था सब आपसे प्यार करते हैं, बल्कि यहाँ तो सब मुझसे प्यार करते हैं। आपकी जरूरत बस घर के काम के लिए है। और मुझे देखिए, आपके कारण हमेशा मुझे सुनने को मिलती थी और आज केवल आप एक हाउसवाइफ बनकर रह गई हैं। और मुझे देखो, जॉब करती हूँ, अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती हूँ। रीता की बात रजनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो अपने आप को समझाकर रीता से कहती है, अरे पागल, क्या हुआ? तू जॉब करती है और मैं घर का काम करती हूँ। तू मेरी छोटी बहन है, मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता। पागल, तू अभी ना समझ है, जब तुम्हें समझ आएगी तो तुझे अपनी गलती का पता चलेगा। और मुझे ये तो यकीन है तू दिल की बहुत अच्छी है, बस गुस्से में कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल जाती है। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है और जाकर अपने कमरे में रोने लग जाती है। तभी वहां कुणाल आता है और रजनी को रोता देख रजनी से कहता है, रजनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी कदर केवल इस घर में सबकी नजरों में एक हाउसवाइफ की रह गई है। मुझे भी जॉब करनी है। माँ के चले जाने के कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। बस यही बात लेकर मेरे दिल में रोज एक सवाल आता है कि क्या मैं कभी अपनी मर्जी से कुछ कर भी पाऊंगी या बस एक घरमर हाउसवाइफ बनकर रह जाऊंगी। रजनी, तुम भी कमाल करती हो, बस इतनी सी बात को लेकर रो रही थी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। कुणाल रजनी के लिए बहुत सारी किताबें लाकर देता है। अब रजनी रात को रोज पढ़ाई करना शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों में रजनी एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। वहां जाकर रजनी इंटरव्यू पास कर देती है और रजनी को रीता से भी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाती है। जब रजनी ये बात घर में आकर सबको बताती है तो सब बहुत खुश होते हैं और रजनी की सास उससे कहती है, रजनी, तुम्हें समझने में मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था तुम बस घर के काम ही कर सकती हो, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो मैंने या किसी ने भी नहीं सोचा था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने आपकी अच्छाई कभी नहीं देखी। दीदी, मुझे माफ कर दो। सबकी बात सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रीता को माफ कर देती है। अब रीता और रजनी दोनों साथ मिलकर घर के काम करती हैं। उनका परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है।
बूढ़ी माँ को बनाया नौकरानी। कहानी कोल्हापुर गांव की है, जहां राकेश अपनी पत्नी मीना और माँ के साथ रहता है। राकेश एक भोले स्वभाव का आदमी है और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी माँ हमेशा बीमार रहती। राकेश के पिता की मौत 2 साल पहले ही एक सड़क हादसे में हो गई। राकेश अपनी माँ का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाना चाहता, लेकिन उसकी तनख्वाह में उसका घर का ही मुश्किल से गुजारा होता। फिर एक दिन राकेश फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आकर कहता है, अरे राकेश, कैसे हो भाई? अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अरे भाई, बस क्या बताऊं, मेरी इस तनख्वाह में ना माँ का इलाज करवा पा रहा, ना ही घर का गुजारा सही से हो रहा। अब तो मैं सोच रहा हूँ कोई और काम तलाश कर लूं। क्या तुम मेरी नौकरी कहीं लगवा सकते हो, जहाँ कम से कम इतनी तनख्वाह तो हो जिससे माँ का इलाज करवा पाऊं? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल ही मेरे साले का फोन आया था, उसने बताया है कि शहर में बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। मैं आज ही तुम्हारे लिए नौकरी की बात करता हूँ। राकेश अपने दोस्त की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आकर कहता है, मीना, मेरे दोस्त है ना वो कह रहा था कि मेरी नौकरी शहर में लगवा सकता है। मीना बहुत बुरे स्वभाव की होती है और राकेश की बात सुनकर मीना कहती है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, जितनी तनख्वाह मिल रही है हम इतने में ही खुश हैं। और रही बात तुम्हारी माँ के इलाज कराने की, उनकी तो उम्र हो गई, उन पर पैसा लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। मीना की बात सुनकर राकेश को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। लेकिन अगले दिन शहर जाने से पहले राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, वहां मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, जिससे तुम्हारा इलाज आराम से एक बड़े हॉस्पिटल में करवा दूंगा। तुम चिंता मत करना, मेरे जाने के बाद मीना तुम्हारा ख्याल रखेगी। राकेश की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, मेरी तो उम्र हो गई, तुम पैसा बर्बाद मत करो। अब तुम अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। राकेश फिर भी शहर चला आता है और यहाँ आकर उसे सामान की डिलीवरी घर घर जाकर करने की नौकरी मिल जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद मीना अपनी सास को बुरा भला कहने लग जाती है, देख बुढ़िया, तेरी वजह से मेरा पति मुझसे दूर चला गया, तुझे मौत भी नहीं आती। तेरे कारण मेरा पति मुझसे दूर गया है। अगर तू मर जाती, आज मेरा पति इतनी दूर शहर में नहीं जाता। तेरे कारण हुआ है ये सब। अब तो कम से कम शर्म कर, ऐसे पड़ी हुई को तो मैं खाना भी नहीं दूंगी। अगर खाना है तो कुछ काम कर। मीना की बातों को सुनकर सास अपना काम खुद करने लग जाती है। उसे तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर एक दिन मीना की सहेली रानी उसके घर आती है। रानी के पास बहुत पैसा होता है। वो मीना से कहती है, मीना देख, मेरे पास पैसा तो बहुत है, फिर भी मुझे अपना सारा काम खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में घर के नौकर ने ही सारे पैसे चुरा लिए और पैसे चुरा कर भाग गया। अब तो नौकरों पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर तू किसी ऐसे नौकर को जानती है जो भरोसे का हो तो मुझे जरूर बताना, तेरा बड़ा एहसान होगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मीना सोचती है, अगर मैं इस बुढ़िया को रानी के घर पर नौकरानी बनाकर भेज दूं तो मेरा इस बुढ़िया से पीछा छूट जाएगा और पैसे जो राकेश देंगे वो पैसे मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए जोड़ लूंगी। तब मीना रानी से कहती है, अरे कैसी बात कर रही हो, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरी सास है ना, घर में रहकर यहाँ बस पड़ी तो रहती है, शहर में रहेगी तो कुछ काम भी करेगी और 2 पैसे का भी सहारा लगाएगी। फिर मीना अपनी सास को रानी के साथ भेज देती है और शहर पहुंचकर राकेश की माँ रानी के घर में सारे नौकरों वाले काम करने लग जाती है। कुछ दिन बाद राकेश का फोन आता है और वो मीना से कहता है, मैं कल पैसे भेज रहा हूँ, तुम माँ की दवाई ले आना। और माँ ठीक तो है ना? जरा एक बार मेरी माँ से बात कराना, मुझे माँ से बात करे काफी दिन बीत गए, आज माँ की बहुत याद आ रही है। राकेश की बात सुनकर मीना घबरा जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या बहाना बनाऊं जिससे राकेश को मुझ पर शक ना हो। तब मीना बोलती है, अरे माँ जी तो भी दवाई लेकर सोई है,
आप फिर कभी फोन करेंगे तब मैं आपकी बात नादी से करा दूंगी। राकेश मन ही मन सोचता है। कि मीना माँ का कितने अच्छे से ध्यान रख रही है। कुछ दिन बाद बीत जाने पर राकेश को एक घर में पार्सल देने जाना होता है। जहां जाकर राकेश कहता है, क्या ये घर रानी जी का है? मुझे उनका पार्सल देना था। रानी का नौकर आकर कहता है, अभी तो मैडम घर पर नहीं है, तुम कुछ देर के लिए अंदर बैठ जाओ, वो बस आने ही वाली है। राकेश घर के अंदर आकर बैठ जाता है और उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसने उसके माँ के जैसी ही साड़ी पहनी हुई होती है। लेकिन वह सोचता है कि मेरी माँ यहाँ क्या करेगी, मेरी माँ तो गांव में है। इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद रानी वहां आ जाती है। रानी राकेश के लिए चाय लाने के लिए अपनी नौकरानी को कहती है। जब उसकी नौकरानी राकेश के लिए चाय लेकर आती है तो राकेश के पैर नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह नौकरानी राकेश की माँ होती है। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? राकेश की माँ कहती है, बेटा मैं घर पर लेटे लेटे परेशान हो रही थी, मैंने सोचा शहर में आकर तुमसे भी मिलना हो जाएगा और कुछ दिन मेरा यहाँ मन भी लग जाएगा। राकेश रानी से पूछता है कि मेरी माँ आपके घर नौकरों वाले काम क्यों कर रही है? मीना ने आपकी माँ को मेरे घर नौकरी करने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर राकेश बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को लेकर अपने गांव में वापस आ जाता है। और जब मीना अपनी सास को राकेश के साथ देखती है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वह राकेश के पैरों में गिरकर रोने लग जाती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ कि ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें माँ से माफी मांगनी होगी जिसके साथ तुमने ये बर्ताव किया है। उसे रोता देखकर राकेश की माँ कहती है, बेटा इसे माफ कर दे, गलती तो हर इंसान से होती है, अब तो इसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। राकेश भी अपनी माँ की बात को मान जाता है और अपनी पत्नी को माफ कर देता है और कहता है, देखो जिस माँ को तुमने नौकरानी बना दिया वो भी तुम्हें माफ करने के लिए कह रही है। राकेश की बात सुनकर मीना को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो माँ से कहती है, माँ मैंने नादानी में ऐसा कदम उठा दिया, आप मुझे माफ कर दे, मैं आपसे आपकी सेवा करूंगी। इसके बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।